नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा जनरल इलेक्शन इन इंडिया दिसंबर 1945 से स्टार्ट होगा। देखो, दिसंबर 1945 में क्या होता है, जनरल इलेक्शंस होते हैं। जनरल इलेक्शन की क्या परिणाम आएंगे वो सब चीज हम लोग देखेंगे। इस समय पीएम एटली थे। जनरल इलेक्शन के जो परिणाम आते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में आना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बताता है कि भारत में ब्रिटिशर्स की पकड़ कितनी कमजोर बन चुकी थी। खासतौर पे ब्रिटिशर्स की पकड़ सेना पे कितनी कमजोर हो चुकी थी। अब देखो, रॉयल इंडिया नेवी म्यूनिटी, रॉयल इंडिया नेवी का जो विद्रोह हुआ था, जो नौसैनिक विद्रोह होता फेब 1946 में, इसको देखेंगे। एक प्रशिक्षण पोत था तलवार। तलवार के सिपाहियों ने, या हम लोग कह सकते हैं कि तलवार के जो नौसैनिक थे, उन्होंने क्या किया कि विरोध कर दिया। बेसिकली भोजन और रहने की जो स्थिति थी उसको लेके। इस ड्यूरेशन में भारत छोड़ो मूवमेंट चल रहा है, तो ये क्या करेंगे कि ब्रिटिशर्स का झंडा हटाएंगे और जितनी नेशनल पार्टीज है या जितनी भारत की पार्टियां हैं उन सभी के झंडों को पोर्ट पे लगा देंगे। देखते ही देखते ये विद्रोह केवल तलवार तक नहीं रुकता है, आईएनएस तलवार तक नहीं रुकेगा। ये विद्रोह धीरे धीरे क्या करेगा, फैल जाएगा और भारत के अंदरूनी भाग में भी फैलता है। कहा जाता है कि लगभग 20,000 नौसेना अंग्रेजों के अगेंस्ट आके खड़ा हो गई थी। और इस मूवमेंट को बाद में दबाने के लिए क्या करना पड़ा कि कांग्रेसी लीडर्स को इंटरफेरेंस करना पड़ा। इसके बाद हम लोग जो रॉयल इंडियन नेवी का म्यूनिटी देखेंगे। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट प्लान होगा, वो होगा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? देखो, कैबिनेट मिशन प्लान में नॉर्मली अभी इस ड्यूरेशन तक आते आते कहीं ना तो कहीं जो अंग्रेजों का एक मेंटेलिटी है वो ये है, अखंड भारत का निर्माण करना, यानी अब वो डिवाइड नहीं करना चाह रहे। तो हम लोग देखेंगे कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, कौन कौन भारत में आता, तो इनका और इनको लाया क्यों गया था, बेसिकली भारत में क्यों लाया गया था कि हमको पता है कि ऊपर क्या हो रहा है, जनरल इलेक्शन हो जा रहा है। तो अंतरिम सरकार का गठन कैसे होगा? भाई मुस्लिम लीग भी बड़ी पार्टी है, यहाँ पे कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, जीत दोनों के रहे हैं, तो फिर क्या होगा, कौन कैसे कैसे क्या होगा, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, तो कैसे इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, और अभी संविधान बनाया जाने वाला है, तो संविधान सभा में सभी पार्टी के मेंबर होने चाहिए। तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस आधार पे होगा, इसके भी का भी एक मुद्दा था। तो इन दोनों मुद्दों को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान लेके आया गया। इसकी क्या क्या घोषणाएं होती हैं, कौन स्वीकार करता है, कौन अस्वीकार करता है, क्या क्या बातें होती है, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद से आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। देखो, जब आपकी कैबिनेट मिशन योजना आती है, इसके बाद से क्या होगा आपका कि बेसिकली जो प्रांतीय चुनाव होते हैं वहां भी आपको देखने को मिलेगा। अब बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हम लोग देखेंगे 2 सितंबर 1946 को। सीधे जब क्लास को समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। 2 सितंबर 1946 को क्या होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। हालांकि इनिशियली इसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो पहले क्या करेगी, विरोध करेगी, भाई हम इस इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे। और जैसे ही जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रण दिया जाएगा कि आइए भैया आप सरकार बनाइए, तो होगा क्या, मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का अनाउंसमेंट कर देगी। अब जाहिर सी बात है, जब डायरेक्ट एक्शन डे आएगा तो भारत में अराजकता की स्थिति आ जाएगी और गांधी जी इसी अराजकता की स्थिति को दबाने चले जाते हैं। यानी बेसिकली भारत में जो हम लोग कह सकते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं वो ना हो, इसके लिए क्या होगा कि माउंट बेसिकली गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे। और गांधी जी की भूमिका को देखते ही माउंट बेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। इसके बाद से क्या होगा, जो आपकी क्लीमेंट एटली का डिक्लेरेशन आएगा। क्लीमेंट एटली के डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या है, अब लगभग ब्रिटिशर्स भी मान चुके हैं और लगभग भारतीय भी मान चुके हैं कि भाई हमको देश का डिवीजन कर ही देना चाहिए। तो इटली का डिक्लेरेशन क्या था, इटली ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, जून 1948 तक क्या करेंगे, भारत को छोड़ देंगे, उनको सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। सत्ता के हस्तांतरण में कहा जाता है कि चीन के मार्शल और रूजवेल्ट, जो कि उस वक्त यूएसए के राष्ट्रपति थे, उनका भाई कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि इन्होंने एक मेंटल दबाव डाला था कि अब भारत को आजाद करने का समय आ गया है। ठीक, और उसके बाद से होगा क्या, इटली माउंट बेटन 22 मार्च 1947 को क्या करेगा, एक नया हम लोग कह सकते हैं भारत का वायसराय नियुक्त करेगा, नाम रहेगा माउंट बेटन। 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान आएगा। और माउंट बेटन प्लान क्या था हम लोग देखेंगे। माउंट बेटन प्लान समझ जाओ कि आज जो भारत का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को डिसाइड करने वाला जो प्लान था वो माउंट बेटन प्लान था। और इस तरीके से क्या होगा, फाइनली 15 अगस्त 1947 तक माउंट बेटन एक बाउंड्री डिसाइड करेंगे। उसी बाउंड्री के पहले क्या होगा, देश आजाद हो जाएगा, मतलब उसी बाउंड्री पर देश आजाद हो जाएगा। तो हमने समझ लिया कि भाई कि वो कैसे कैसे, पहले 4 मिनट में कि भाई आज के टॉपिक्स हमारे क्या होने वाले हैं। आज के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करेंगे आप लोग समझ भी गए कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी 5 मिनट की जो इंट्रो है ना, इसी को अगले 45-40 मिनट में 45 मिनट में समझना आप लोग को डिटेल में। तो चलो भाई, हम लोग पहला जो समझना स्टार्ट करेंगे वो है हमारा जनरल इलेक्शन इन इंडिया दिसंबर 1945। इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो होगा क्या, इस समय एक चीज आपको देखने को मिलेगा। इसमें पीएम कौन है, तो इसमें पीएम है इटली और ये है लेबर पार्टी के। देखो,
दिसंबर 1945 का ये जो दौर है, इसमें वर्ल्ड वार 2 क्या हो चुका आपका, वर्ल्ड वार 2 आपका खत्म हो चुका है और ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन हो चुका है। पीएम कौन बन के आ चुके हैं, तो पीएम एटली बन के आ चुके हैं। और जब एटली पीएम बन के आते हैं तो ये क्या करेंगे, पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव के रूप में नामित करेंगे। ये याद करना फैक्ट कि जनरल इलेक्शन जब हुआ था दिसंबर 1945 का, तो भारत सचिव कौन था, पैथिक लॉरेंस थे। ये पैथिक लॉरेंस को कहेंगे कि भाई आप जाओ भारत में जनरल इलेक्शंस कराओ। जनरल इलेक्शन का होना भारत में बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको भी अब समझ में आ गया था कि चीजें बहुत हाथ से निकल रही हैं। तो होगा क्या, जनरल इलेक्शन होगा। जनरल इलेक्शन के हमारे लिए क्या परिणाम आते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो केंद्रीय विधानसभा विधानमंडल का चुनाव था, उसमें देखोगे कि 102 सीटों पे चुनाव हुआ और 59 सीट पे 59 सीट पे कौन जीतती है, तो 59 सीटों पे कांग्रेस की विक्ट्री होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल का जो परिणाम आया था वो कांग्रेस के पक्ष में आया हुआ था, कांग्रेस के पक्ष में आया हुआ था। ओके, कांग्रेस के पक्ष में आया था। अच्छा, अब हम लोग तो ये चीज देख लेंगे भाई कि कांग्रेस के पक्ष में हुआ था। और अगर हम लोग प्रांतीय चुनावों की बात करें, ठीक है, प्रांतीय चुनावों की बात करें, तो प्रांतीय चुनाव में आपको देखने को क्या मिलेगा कि बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, असम, बिहार और एमपी, इन 7 प्रांतों में, इन प्रांतीय चुनाव में, इन 7 प्रांतों में क्या था कि कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी, कांग्रेस को फुल मेजोरिटी मिली थी, यानी पूर्ण बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत मिला था। तो जहां पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, भाई सिंपल सी बात क्या होगी कि कांग्रेस वहां पे गवर्नमेंट बना लेगी, कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेगी। तो एक तो हो सकता है कि कहां कहां पे प्रांतीय चुनाव में 1945 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी, तो बॉम्बे 1, मद्रास 2, संयुक्त प्रांत 3, उड़ीसा 4, असम 5, बिहार 6 और एमपी 7। तो इन कुल 7 प्रांतों में क्या था कि कांग्रेस को मेजोरिटी मिली हुई थी। आगे बात समझ में, इन प्रांतों में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे सर मुस्लिम लीग का क्या हालचाल था, मुस्लिम लीग भी क्या कहीं पे मेजोरिटी पाई थी, तो 2 एरिया आपका बंगाल और सिंध में जो बहुमत प्राप्त हुआ था वो मुस्लिम लीग को, किसको, बंगाल और सिंध में, बंगाल एंड सिंध में जो मेजोरिटी प्राप्त हुई थी, बहुमत प्राप्त हुआ था, वो किसको प्राप्त हुआ था, तो वो प्राप्त हुआ था मुस्लिम लीग को। यानी 2 जगह पे क्या होगा कि मुस्लिम लीग को मेजोरिटी प्राप्त हुई। तो जहां पे मुस्लिम लीग को मेजोरिटी प्राप्त हुई, जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग यहाँ पे क्या करेगी भाई, अपनी सरकार का निर्माण करेगी, ठीक है। और इसके बाद से आती है बात पंजाब की। सर पंजाब का क्या हाल था, तो पंजाब में मिली जुली सरकार का निर्माण होता है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे एक बड़ी पार्टी के तौर पर थी। तो कांग्रेस ने अकालियों, और आपको याद होगा साइमन कमीशन के उस समय मैंने आपको यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ाया था, जो कि किधर थी, जो कि साइमन कमीशन के पक्ष में थी, ठीक है। तो कांग्रेस 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 के साथ अकाली दल, ठीक है, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट यूनियनिस्ट पार्टी, इन 3 लोगों की मिलीजुली सरकार कहां पे थी, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मिलीजुली यहां पे सरकार का गठन हुआ पंजाब में, मिलीजुली सरकार का गठन हुआ, मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। आप यहां से एक चीज समझ में आओगे कि भारत के संपूर्ण भारत में क्या हो रहा है, केवल 2 प्रांत आप छोड़ दो तो वहां पे मुस्लिम लीग की मेजोरिटी है, वो है बंगाल और सिंध। क्योंकि हमको पता है कि इस समय ये क्या कर रहे हैं, जबकि इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की है मुसलमान। ऐसा नहीं था, आप सोचो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी तो क्या था भाई, मुस्लिम बाहुल्य था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता है कि भाई यहाँ पे इनका दाल ही निकलता है। तो समझो मुस्लिम लीग को केवल 2 जगह मेजोरिटी मिलेगी, हालांकि यहाँ पे अराजकता की स्थिति फैलाने के लिए काफी था। अब एक चीज तो यहां से तय था कि अगर ज्यादा मुस्लिम लीग नहीं चिल्लाएगी तो मुस्लिम लीग का हालत खराब होने वाला है, क्योंकि जनरल इलेक्शन के जो परिणाम आए वो कांग्रेस के पक्ष में आए हैं और मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में आए हैं। अब इसी बीच में एक आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, रॉयल इंडिया नेवी इम्यूनिटी। अच्छा, रॉयल इंडिया नेवी इम्यूनिटी के पहले हम आपको समझ जाए, 1945 की मैंने पिछले क्लास में आपको घटना पढ़ाई थी, वो क्या था, वो था लाल किला मुकदमा, जो कि आजाद हिंद फौज के अगेंस्ट चला था 1945 में ही। तो और मैंने आपको एक चीज समझना होगा कि आजाद हिंद फौज नाम में क्या है, इस फौज का टारगेट क्या था, देश को आजादी दिलाना। और भारत का सैनिक हो और भारत का किसान हो, इन दोनों का मुद्दा हमेशा एक होता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मली जो सैनिक होते हैं वो किसान परिवार से ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, खास तौर पर सिपाही, तो हमेशा मुद्दा जुड़ा हुआ रहे। तो भारतीय सैनिक इस वक्त भारत में हो रहे नेशनल मूवमेंट से तो परिचय है, उनको पता है कि भारत ने यानी गांधी जी ने बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, हमारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा चीज हो रहा है, परिचय तो सब चीज से है। लेकिन है क्या कि अपने साथ हो रहे भेदभाव से भी परिचय है।
इनको फूड, ध्यान देना, इनको दो चीजों की खास तौर पे ध्यान देना कि जो इनके साथ भेदभाव पूर्ण रहा था भोजन एवं वेतन को लेके और रहन सहन को लेके। भोजन, वेतन और इनके रहन सहन का, भाई आप नेवी विद्रोह है, ठीक है, और इनके रहन सहन, ये इनके साथ क्या था, इन तीन स्तर पे इनके साथ आप देखोगे कि भेदभावपूर्ण रवैया था। तो होगा क्या कि आईएनएस तलवार के जो सिपाही थे उन्होंने भोजन और वेतन को लेके विद्रोह कर दिया, ठीक है। और जब वो विरोध करते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या कहेंगे, ब्रिटिशर्स कहेंगे बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी जो भिखारी होते हैं उनको चुनने का हक नहीं है, ठीक है। शिकायत पे क्या आंसर मिलेगा, तो शिकायत पे जो आंसर्स मिलता है वो क्या होता है, बेगर्स आर नॉट, ठीक है। भाई भिखारियों को क्या है, चुनने का अधिकार नहीं है। अब भाई सिंपल सी बात है, आके तुम हमारे देश में रह रहे हो और हम ही को भिखारी बोल रहे हो, और हम ही को क्या है कि भोजन और वेतन की स्थिति जो है वो बेहद ही अमानवीय हो गई है, बेहद क्या है, बेहद अमानवीय है। तो इसी को चीजों को देखते हुए क्या होगा, विरोध होगा। अच्छा विरोध होता क्या है, तो इस जिस बोट का, जिस पोत का नाम है, उस पोत का नाम है पोत तलवार। तो पीटी में कौन सी पोत थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। एग्जैक्ट डेट क्या था विद्रोह का, तो वो था 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946। ये अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ दे तो ना 18 फेब 1946 ये विद्रोह का डेट था, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मैंने आपको बताया था कि जैसे से ये विद्रोह फैलता है तो होगा क्या कि लगभग 20,000 नौसैनिक इसमें आके शामिल जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटिशर्स का झंडा था उसको उठा के फेंक दिया, और जो कांग्रेस का झंडा था, जो इस ड्यूरेशन में जितनी भी बड़ी पार्टी, इस समय कहा जाता है कि कुछ कुछ जगहों पे मुस्लिम लीग के भी झंडे लगाए गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी झंडे लगाए गए थे। यानी बेसिकली जो भारत की स्वतंत्रता में लड़ने वाली पार्टियां थी, हालांकि मुस्लिम लीग उस वक्त भारत की स्वतंत्रता को लेकर तो नहीं लड़ रही थी, ठीक है, इन सभी पार्टियों के झंडे लगा दिए गए। कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगाया गया। तो आउटसाइडर्स देखोगे, सबसे तगड़ा अगर किसी ने विरोध किया था, अगर आउटसाइडर मतलब नौसैनिकों का सबसे ज्यादा साथ किसी ने दिया था, तो वो दिया था कम्युनिस्ट पार्टी ने। कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया कि सभी अपने जो मजदूर थे, मिल मजदूर थे, सबको बोला काम बंद कर दो। मिल ही ठप हो गया, मतलब प्रोडक्शन ही क्या हुआ, ठप करा दिया, और बोला सभी लोग मूवमेंट करोगे। लगभग 20,000 के करीब में बाहर भी लोग विरोध कर रहे थे, जो कि मिल मजदूर थे। जो 20,000 मिल मजदूर जब बाहर धरना देंगे तो यानी मिल क्या हो जाएगी, मिल बिना मजदूर के ठप हो जाएगी। भाई आज के तरह का आईआर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थोड़ी हुआ है कि ऑटोमेटिकली है, ठीक है, कुछ तो प्रोडक्शन होता रहेगा। उस समय तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था भी, वो किसके ऊपर था, तो डिपेंड था मजदूरों के ऊपर, ठीक है। तो सबसे तगड़ा विरोध किसने किया, तो सबसे तगड़ा विरोध आउटसाइडर देखोगे तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है, ठीक है। ठीक, ये हम लोग हो गया। अच्छा इसी बीच में देखो एक घटना क्या होती है, ठीक है, एक घटना होती है। इनकी एक और मांग थी, एक एक साथी सैनिक थे, नौसैनिक थे, उनका नाम था बीसी दत्त। विद्रोहियों का मतलब जो नौसैनिक रिवॉल्ट विद्रोह हुआ था, इसमें इनका मांग था कि बीसी दत्त को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब मतलब ये मुद्दा तूल पकड़ा तो इन्होंने क्या किया था कि बोर्ड पे ही तलवार पे एक जगह मिटका के एक जगह लिख दिए थे भारत छोड़ो। और भारत में क्या चल रहा है, इंटरनल पार्ट में क्या चल रहा है, इंटरनल पार्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। तो उसी को लेके उन्होंने एक टर्म्स क्या किया, बोर्ड पे लिख दिया भारत छोड़ो। तो ये देशद्रोह के केस में इनको गिरफ्तार कर लिया था। किसको, तो बीसी दत्त को, ठीक है। एक इनकी मांग थी कि भाई बीसी दत्त को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। बीसी दत्त को गिरफ्तार क्यों किया गया था, तो इन्होंने तलवार पे क्या लिख दिया था, आईएनएस तलवार पे लिख दिया था भारत छोड़ो, और इसी के लिए इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया गया था, और देशद्रोह के केस में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। समझे कि भाई आप सैनिक हैं और आप राजनीतिक मुद्दों से प्रेरित हैं, इसके लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में एक एमएस खान, ध्यान देना, एमएस खान का के नेतृत्व में क्या किया गया था, नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसी समय क्या हुआ था, नौसेना, इसी समय नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया था। केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया था, और किसके द्वारा किया गया, तो जिस पर्सनालिटी के द्वारा इस समिति का गठन किया गया उस पर्सनालिटी का नाम क्या है, तो वो है एमएस खान। पर्सनालिटी का नाम क्या है, एमएस खान। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं,
ध्यान में रखना। देखो फैक्चुअली आएगा तो MS खान वगैरह, हो सकता है कि आपको यही अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन दे दे, नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति, रॉयल इंडियन नेवी मूवमेंट, ठीक है। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में भारतीय सैनिकों का अगर कंट्रीब्यूशन पूछ दे आपका कि देश की आजादी में भारतीय सैनिकों का क्या भूमिका है, हम लोग तो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव सोचे हैं, तो आप सोचो कहाँ कहाँ पे, आपको कई जगह, अभी तो एक जस्ट आपने पढ़ा, ठीक, इसके बाद से आपने कहाँ पढ़ा, इसके बाद से आप याद करो खान अब्दुल गफ्फार खान सविना अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे गहरवाल सेना ने गोली चलाने से ही मना कर दिया था, ठीक है, गायकवाड़ सेना ने, गहरवाल नहीं गायकवाड़ ने, ठीक है। तो उन्होंने गायकवाड़ रेजिमेंट ने क्या किया था बेसिकली, आप बताओ मैं सही हूं कि नहीं, कि गोली चलाने से, यार रेजिमेंट का नाम कहीं गलत गलत तो नहीं ले लिया हूं मैं, ठीक है, हो सकता हो कि गलत हो बट लगभग सही होगा, कहानी तो सही है, ठीक है, स्टेटमेंट बस एक बार फैक्ट को चेक कर लेना कि गोली चलाने से मना कर दिया। तो सैनिकों का योगदान है, ठीक है, सैनिकों का योगदान क्या था कि भाई जब मूवमेंट पीक पकड़ता था तो ये दमनकारी, जो अंग्रेजों का दमनकारी व्यवहार था उसमें ढिलवाही कर देते थे, ठीक है। MS खान को हमने देख लिया, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से मैंने बताया कि भाई कांग्रेस के लीडर्स ने इसमें काफी इंटरफेरेंस किया, और कांग्रेस के लीडर्स के इंटरफेरेंस के कारण क्या हुआ कि जो नेवी विद्रोह था ये खत्म हो गया, ठीक। इन्होंने खैर वादा किया था कि अब क्या होगा कि हम आपके साथ जो भेदभाव है वो नहीं होने देंगे, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है, मतलब इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं करेंगे। अब देखो, अब आगे आपकी आगे कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। अब तक आप लोग क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि 1945 में जब लाल किला मुकदमा चलता है, तो लाल किला मुकदमा में क्या होता है कि भारतीयों ने जब विरोध किया तो इनकी हालत खराब हो जाती है, और लाल किला मुकदमा से क्या होता है कि बरी करना पड़ जाता है, किनको, लाल किला मुकदमा से बरी करना पड़ जाता है जो INA के लीडर्स थे, यानी कमजोर। पहली बार आप देखो कभी क्या था कि कभी केंद्रीय विधानमंडल में बम फोड़ने के कारण, ठीक है, केवल बम, कोई हताहत नहीं था, केवल देश के पक्ष में नारा लगाने के कारण, इनकलाब जिंदाबाद बोलने की वजह से क्या हुआ था, अब देखो भगत सिंह को पकड़ लिया जाता है। भगत सिंह हालांकि भागने की कोशिश नहीं करते, पकड़ने की तो बात ही दूर है, इनडायरेक्ट उन्होंने सरेंडर कर दिया। और सीधा जब ऊपर से PM का ऑर्डर है कि गांधी को मनाओ, और गांधी इरविन पैक्ट हो रहा है, उस समय इरविन क्या कह रहा है कि हम केवल राजनीतिक कैदियों को छोड़ेंगे, और अगर इससे अतिरिक्त मांग करनी तो मीटिंग करने मत आना। और अभी क्या हो रहा है, ओपन मुकदमा चल रहा है, और भारतीयों ने विरोध किया, जम के विरोध किया, परिणाम क्या हुआ, फांसी की सजा को माफ कर दी, फांसी की सजा माफ। तो अब इससे पता चला कि अब अंग्रेज भी समझ चुके हैं कि हम भारत में क्या हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। अब समझना बात को। अब रॉयल इंडियन नेवी का म्यूनिटी को, इसके पहले 1857 में सोचो कितना बुरा दमन हुआ था, जब जब सैनिक विद्रोह हुआ है सोचो कितना बुरा दमन हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, समझौता करना पड़ रहा है अंग्रेजों को। तो जब अपने ही सैनिकों से समझौतावादी नीति अपनाएंगे, मीन्स आप कमजोर हो चुके हो, भाग जाओ, क्योंकि सेना के दम पे ही रुकोगे, सैनिक ही तुम्हारे नहीं होने जा रहे हैं। अब देखो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, ठीक है। अब देखो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले देखो कि कैबिनेट मिशन प्लान कब भारत पहुंचा। तो 23 मार्च 1946 को, 23 मार्च जो कालानुक्रम अरेंज करने गया था मेरे भाई, इसी के लिए ध्यान देना, 1946 को आप देखना कैबिनेट मिशन क्या हुआ है, भारत पहुंचा है, भारत पहुंचा। एक फैक्ट आपके दिमाग में आ गया, 23 मार्च 1946 को कब पहुंचा, भारत पहुंचा। इसके सदस्य कौन थे, तो एक देखो मेंबर्स में, इसके मेंबर्स में कौन थे, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, सर, सदस्य के लिए मैंने नीचे हेडिंग बनाया एक कॉलम, ये लिख देते हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स मिशन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, वही वाले थे, ठीक है। आगे देखेंगे तो AV अलेक्जेंडर थे, AV अलेक्जेंडर दूसरे पर्सनालिटी थे, और इसमें तीसरे थे पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा ऊपर, ठीक है, पैथिक लॉरेंस के बारे में जस्ट पढ़ा है कि क्या थे, भारत सचिव थे, कि क्या थे, तो ये भारत सचिव थे। इनके द्वारा क्या हुआ, बेसिकली कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई, ठीक है, इनके द्वारा, ठीक है, कैबिनेट मिशन, मतलब ये कैबिनेट मिशन के बेसिकली सदस्य थे। अब इनके घोषणा में क्या है, तो मैंने पहले बोला कि इनकी घोषणा में जो पहली बात आती है कि भाई जो पहली बात शामिल हो क्या है कि भाई जो अंतरिम सरकार के गठन के ऊपर, तो इन्होंने बोला कि एक अंतरिम सरकार के ऊपर जो उनकी बात थी वो तो थी, एक तो था कि एक अखिल भारतीय जो संघ है उसकी स्थापना करेंगे, ठीक है,
एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। जब ये बात कर रहे हैं कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, मींस क्या है, इन्होंने डिवीजन को नकार दिया, ठीक है। तो यानी मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी, इन्होंने अस्वीकार कर दिया होगा, ठीक है। आप चाहो तो दूसरा पॉइंट बना लो, लेकिन इससे कंक्लूजन, ये दूसरा पॉइंट यही है, बट इससे कंक्लूजन ही निकलता है कि इन्होंने क्या है कि पृथक स्टेट की जो मांग थी, ध्यान देना, जो पाकिस्तान की मांग थी, इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो कैबिनेट मिशन से पाक की मांग को अस्वीकार कर दिया, पाक की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। आगे बात समझ में, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। दूसरी बात है जो हमको समझनी है, जो इंपॉर्टेंट, देखो एक तो क्या था, जो इंपॉर्टेंट विषय होंगे वो क्या, उसके बारे में क्या था कि केंद्र सरकार के अधीन विदेश, संचार और प्रतिरक्षा, याद करो इसके पहले प्रतिरक्षा ये अपने पास रखते थे, लेकिन अब क्या है, विदेश मामले तो इन्होंने पहले भी भारतीयों को दे दिए थे, ठीक है, 1937 में ही लगभग, हाँ। लेकिन अब क्या है, अब ये कह रहा है कि भाई प्रतिरक्षा भी तुम ले लो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस अखिल भारत, मतलब जो केंद्र में सरकार बनेगी, उसके पास विदेश मामले, संचार और प्रतिरक्षा, ये तीनों चीजें किसको दे रहे हैं, भारतीयों को ही, ठीक है। अब आप इसको संभालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारी तरफ से कोई रोकथाम नहीं है, ठीक है। तो ये किसको दे दिया गया, ये भारतीयों को दे दिया गया। हाँ, थोड़ा सा प्रांतों को ये क्या करेंगे, ये प्रांतों को स्ट्रांग बनाते हैं, जानना इनके द्वारा क्या किया जाएगा, प्रांतों को स्ट्रांग बनाया जाएगा, हो जाएगा कि जो संघ को जो विषय दिए गए वो तो संघ बनाएंगे, लेकिन प्रांतीय विषय पे तो प्रांत ही बनाएंगे। अब बात आती है कि सर ये कौन सी बात है, इन्होंने अवशिष्ट शक्तियों को किसको दे दिया, प्रांतों को। तो इनके लिए अगली इंपॉर्टेंट बात थी कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में ही निहित होंगी, और इसी मुद्दे पे मुस्लिम लीग खुश जाती है, क्योंकि प्रांत में तो इनकी भी सरकारें आ गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहाँ होंगी, प्रांतों में निहित होंगी, प्रांतों में निहित होंगी, ठीक है। और मुस्लिम लोग को क्या करना है, अस्थिर ही करना है, तो अवशिष्ट शक्तियों वाले कॉन्सेप्ट से वो क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी, ठीक है। और इनका एक था कि संविधान में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात किसी भी प्रांत को विधानसभा, किसी भी प्रांत की विधानसभा को संविधान निर्वचन, ठीक है, बेसिकली संविधान निर्वधन, ठीक है, पर पुनर्विचार करने की अनुमति हो, ठीक। तो ये बेसिकली इनके मेजर घोषणाएं थी। अब देखो होगा क्या, यहां से कैबिनेट मिशन आ गया। कैबिनेट मिशन में एक चीज आप समझ जाना, इसी के लिए होगा कि ना, आगे चल के इटली के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमने भारत को एक रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम असफल रहे, ठीक है। और परिस्थितियां क्या आ गई हैं कि अब भारत का डिवीजन ही करना पड़ेगा, तो ही क्या हो सकता है कि चीजें चल सकती हैं। अभी हम लोग उन चीजों को आगे देखेंगे भी। अब हम लोग देखेंगे कि बाकी इंटरिम गवर्नमेंट का क्या हालचाल चल रहा है, क्योंकि ऊपर क्या हुआ, ऊपर जनरल इलेक्शन तो हो गया, जनरल इलेक्शन तो हो गया। अब वो कैबिनेट मिशन की अकॉर्डिंग, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं, वो हमने देख लिया। अब एक चीज समझो होगा क्या इसमें, जुलाई 1946 के चुनाव में एक चीज समझोगे कि ब्रिटिश प्रांतों के 296 सीटों में 208 सीटों पे कांग्रेस की जीत होती है, ध्यान देना, 298 सीटों में, ठीक है, ये 296 है, 298 नहीं, ठीक है। तो 296 सीटों में, ब्रिटिश प्रांत के 296 सीटों में जो कांग्रेस को विक्ट्री मिलती है, वो विक्ट्री मिलती है 208 सीटों पे, 208 सीट पे क्या होगा कि यहां पे कांग्रेस की विजय होगी, और मुस्लिम लीग को, ध्यान देना, 73 सीटें मिलेगी, किसको, मुस्लिम लीग को। आप सुनो, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे आप चाहो तो एक पॉइंट संविधान निर्माण के ऊपर लिख दो। देखो इन्होंने बोला था कि जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, ध्यान देना, इन्होंने एक बात क्या बोला था, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन, संविधान, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना आप लोग, निर्मात्री सभा का गठन, इसको समझने के लिए ये जरूरी है, सभा का गठन। इन्होंने बोला कि क्या होगा कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है, और लगभग जो उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा वो सभी पूरे संपूर्ण क्षेत्रों का रहेगा, उसमें देशी रियासतें भी शामिल रहेंगी। और इसका आधार उन्होंने बताया कि भाई एक सीट 10 लाख पॉपुलेशन की बेस्ड होगी, 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट का उन्होंने रूल बनाया,
ठीक है, यानी जो एक सीट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी 10 लाख जनसंख्या को। अब जब इलेक्शंस होंगे तो क्या होगा भाई, 296 सीटें किसको मिल गई, तो 296 सीटें में से 208 सीटें मिल गई ऑलरेडी किसको, कांग्रेस को, कांग्रेस को मिल गई, ठीक है, कांग्रेस को मिल गई। तो यहां पे विक्ट्री किसकी हो गई, विक्ट्री हो गई कांग्रेस की। तो होगा क्या, गवर्नमेंट बनाने के लिए बोला जाएगा, एक रूल इसमें आ जाता है कि जो बेसिकली कार्यकारिणी रहेगी वो 14 सदस्यीय रहेगी, और 14 सदस्यीय कार्यकारिणी को डिवीजन कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको बताते हैं। ठीक है, तो अंतरिम सरकार के कुल 14 सदस्य, जो कार्यकारिणी के 14 सदस्य थे, अंतरिम सरकार जिनको बना था, बेसिकली जो विभाग थे, जो 14 प्रमुख विभाग थे, तो उन 14 विभागों में से ये हुआ कि भाई एक काम करो, क्या होगा, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। इन 14 विभागों में से 6 विभाग क्या करते हैं कि कांग्रेस के पास रहेंगे, यानी कांग्रेस के पास रहेगी कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। 5 किसके पास रहेंगे, तीनों ने बोला चलो 5 मुस्लिम लीग को दे दो, मुस्लिम लीग भी खुद। अब हो गया 6 5 11, 14 में से बचे 3, तो 3 अल्पसंख्यक वर्ग को दे दो, अल्पसंख्यक वर्ग को दे दो, अल्पसंख्यक वर्ग को दे दो। ये इस तरीके से डिवाइड था, 6 कांग्रेस को, 5 मुस्लिम लीग को, 3 अल्पसंख्यक वर्ग को। ठीक है, आगे बात समझ में। अब होगा क्या, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया किसको जाएगा भाई, मेजर पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस को बुलाया जाएगा। उस वक्त कांग्रेस को लीड कौन कर रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू जी। तो कहा जाता है कि इसके बाद से क्या होता है, देखो डिवीजन यही था, 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग और 3 अल्पसंख्यक वर्ग से। तो होता क्या है कि 12 अगस्त 1946 का डेट, ये जुलाई में इलेक्शन हुआ, 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी से कहा जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी से कहा जाएगा, भैया आप आइए और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करिए, गवर्नमेंट का गठन करिए। तो जैसे ही 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया जाएगा, मुस्लिम लीग क्या होगी, चिढ़ जाएगी। मुस्लिम लीग बेसिकली जिन्ना, क्योंकि जिन्ना की इच्छा कि भाई अब उनको पीएम बनना है। ठीक है, तो 12 अगस्त को जब जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया जाएगा और ये चिढ़ जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, बोलेंगे एक काम करो, हमको इसमें शामिल, इस गवर्नमेंट में शामिल होना, हमको ये सीटें नहीं चाहिए, हम नहीं शामिल होंगे। मुस्लिम लीग बोलेगी हम तो शामिल ही नहीं होंगे, जो अंतरिम सरकार है। और ये क्या करेगी, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन प्लान, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का अनाउंसमेंट कर देगी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का अनाउंसमेंट कर। और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अनाउंसमेंट में क्या होगा, बेसिकली भाई हिंसा को कहेंगे इन्होंने डायरेक्टली कि आप मुस्लिम लीग से बोलेंगे कि जहां जहां मुस्लिम है या जहां खासतौर पर मुस्लिम लीग है, इतनी तगड़ी हिंसा को बढ़ावा दो जिसका कोई हिसाब ही ना हो। तो होगा क्या, जहां जहां मुस्लिम लीग संपन्न होगी, यानी 2 जगहों पे तो बहुमत सही आई है और कई जगहों पे कुछ कुछ सीटें भी पाई है, तो वहां पे तगड़ी तरीके से क्या होगा कि जान माल का नुकसान होगा। ठीक है, मार काट मच जाएगा। अब यहाँ पे एक पर्सनालिटी एंट्री करेगा, उस पर्सनालिटी का नाम क्या है, गांधी जी। गांधी जी कहा जाता है कि इस दौरान जो हत्या, नृशंस हत्या होता है, उससे गांधी जी काफी द्रवित थे, और इसकी रोकथाम के लिए वो क्या होता है, वो बाहर में जाए, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन आएगा अपने को नहीं मतलब है, हमको कहाँ चले जाना है, हमको चले जाना है लोग खुश रहे। ठीक है, वो चले जाते हैं कहाँ पे, तो जहां जहां पे ये डायरेक्ट एक्शन डे का प्रभाव रहता है, खासतौर पे बंगाल बिहार वाला बेल्ट, वहां पे लोगों को समझाने गांधी जी कहाँ चले जाएंगे। तो इस बीच में गांधी जी लोगों को शांति स्थापित करने के लिए अशांति क्षेत्रों में का दौरा करते हैं। ठीक है, तो एमजी यानी महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी जी क्या करेंगे, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, प्रभावित क्षेत्रों का ये दौरा करेंगे। और इनके द्वारा एक बात कही जाती है कि भाई आप लोग एक काम करो, मतलब हिंसा मत करो, हम लोग मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई वगैरह वगैरह, गांधी जी द्वारा जैसे तैसे भी ये कोशिश करेंगे हिंसा पे कंट्रोल लगाए। इनके एफर्ट करने का परिणाम भी होता है, कई जगहों पे गांधी जी की वजह से जो बंगाल बिहार बेसिकली इस हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। बंगाल और बिहार हम लोग क्या लिख देते हैं, बंगाल, ठीक है, बिहार, थोड़ा सा असम वाला बेल्ट, ठीक है, असम वाला बेल्ट, ये हिंसा से क्या होगा, ज्यादा प्रभावित होगा। तो यहाँ पे जब गांधी जी जाएंगे तो देखा जाता है कि कई जगहों पे माउंटबेटन कहता है कि गांधी जी ने हिंसा पे लगाम भी लगाया, और गांधी जी के प्रयास को देखते ही क्या होगा, माउंटबेटन के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, किसके द्वारा, माउंटबेटन, माउंटबेटन के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। और वो स्टेटमेंट क्या है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री
फोर्स। ये वन मैन बाउंड्री फोर्स का स्टेटमेंट किसके लिए दिया गया? तो ये माउंटबेटन ने द्वारा दिया गया, इसके लिए एमजी महात्मा गांधी को, कि भाई कि ये इंसान अकेला ही है, लेकिन अब अकेले में क्या है, एक भाई आर्मी की तरह है, ठीक है। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। तो वो डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, ठीक है, इन्होंने बेसिकली सबसे अच्छा इन एरिया में भी देखोगे तो नोआखली सबसे हिंसा प्रभावित क्षेत्र था, नोआखली। नोआखली भाई कोई जाएगा ही नहीं, लेकिन गांधी जी नोआखली चले जाते हैं, ठीक। तो हमने देख लिया कि भाई क्या होगा कि 12 अगस्त 1946 को क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट बना लेंगे, अगस्त में गवर्नमेंट बन जाती है। अब आप तो इंटरिम गवर्नमेंट में बना कौन कौन, तो मेंबर्स के बारे में पूछ सकता है। तो देखो सदस्य के बारे में पहले हम लोग लीग के सदस्य लिखेंगे, जो ये 6 3 9 सदस्य इनके बारे में लिखेंगे। तो ध्यान देना, इसमें भाई जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, पहली बात क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जी को सर्वे सर्वा मतलब मेन जो विभाग रहेगा वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास रहेगा। जैसे इनके ये क्या करेंगे, विदेशी मामले इनके पास रहेंगे, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले इनके पास रहेंगे, विदेशी मामले इनके पास रहेंगे, विदेशी मामले, मामला वर्ड नहीं लिखेंगे कहीं भी, विदेशी प्लस राष्ट्रमंडल से संबंधित जो मामला रहेगा वो इनके पास रहेगा। और जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी यही बनते हैं, राष्ट्रमंडल प्लस हम लोग कह सकते हैं कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, ये लोग आप लोग नोट करना, कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष कौन बनेगा, ये बनेंगे। एक बात समझिए। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसे स लिख के पॉइंट तो समझना, सरदार व लिख के वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या मिलेगा, तो गृह विभाग मिलेगा, ठीक है। ध्यान देना, इनको गृह विभाग मिलता है, सूचना इन्हीं को मिल जाएगा, ठीक है। पहले इन्होंने बोला था कि विदेश गृह और सूचना भारतीयों को दिया जाएगा, तो देखो विदेश गृह सूचना ये 3 इंपॉर्टेंट डेटा जो डिपार्टमेंट था वो इनको मिल गया। इसके अलावा रियासतों पे इनकी जो पकड़ थी तो इनको दिया गया भाई रियासतों संबंधी मामले भी किसको दे दिया गया, वो पटेल जी को दे दिया गया भाई कि रियासत किधर जाएंगी ये डिसाइड कौन करेगा, तो अब पटेल जी करेंगे, ठीक है। मिलाओ अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासत संबंधी मामला दे दिया गया। इसके बाद से तीसरा आपके आते हैं बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी को डिफेंस दे दिया गया, बलदेव सिंह जी को क्या दे दिया गया, डिफेंस यानी रक्षा मामला जिसको दे दिया गया वो बलदेव सिंह जी को दे दिया गया। आगे वो देखते हैं जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई। अब ठीक है, जॉन मथाई को क्या दिया गया, जॉन मथाई को कौन सा विभाग दिया गया, ठीक है। तो जॉन मथाई को आपको बेसिकली उद्योग प्लस नागरिक आपूर्ति विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया जॉन मथाई को, नागरिक आपूर्ति विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। जॉन मथाई के बाद से आपके आते हैं राजगोपालाचारी जी, राजगोपालाचारी जी की बारी आ गई। तो राजगोपालाचारी जी को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग इनको दिया जाएगा। राजगोपालाचारी जी के पास से हम लोग अगर भाभा जी को दिखे, ठीक है, CH भाभा जी, तो CH भाभा जी को कौन सी डिपार्टमेंट दिया गया, तो CH भाभा जी को जो डिपार्टमेंट दिया जाता है वो है कार्य खनन और ऊर्जा विभाग, कार्य खनन एवं ऊर्जा विभाग। अब सोचो धीरे धीरे हमने क्या किया, सारे इंपॉर्टेंट। इसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये 9 डिपार्टमेंट आपको याद करना होगा मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया, तो इनको खाद्य एवं कृषि विभाग इनको दे दिया गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसके पास रहा, तो राजेंद्र बाबू के पास रहा, कृषि मंत्री बने, ठीक है। ध्यान रहा। आशफ अली को रेलवे डिपार्टमेंट दिया गया, आशफ अली को, ठीक है, रेलवे दे दिया गया, आसफ अली को क्या दिया गया, रेलवे दे दिया गया। आसफ अली जी के बाद जगजीवन राम की बारी आती है, जगजीवन राम जी की बारी आ गई।
जगजीवन राम जी को श्रम या लेबर दे दिया गया, श्रम विभाग दिया जाता है। तो ये वो 9 प्रमुख विभाग थे, आप लोग समझ गए, जो कांग्रेस और जो अल्पसंख्यक वर्ग था जिनको 9 सीटें दी जानी थी उनको मिल जाती है। ठीक है, ये वो 9 सीटें हो गई। 5 सीटों में भाई अब ये क्या करेंगे, ये विरोध कर देते हैं। ठीक है, ये विरोध करेंगे तो इतना नहीं, केवल इतने पे नहीं, 3 और सीटों पे कांग्रेस बनती है। हालांकि बाद में क्या होगा, जब आप देखोगे कि डायरेक्ट एक्शन डे इनके द्वारा 16 अगस्त को घोषित किया जाएगा, फिर गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट आपकी बन जाती है 12 अगस्त। यहाँ पे देखोगे 12 अगस्त 1946 को क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी को बुला लिया गया है। तो समय के साथ 26 अक्टूबर 1946 को, 16 अगस्त को ये विरोध कर रहे हैं, इनको धीरे धीरे समझा लिया जाएगा, ये जो पूरा तांडव मचा देंगे। तो उसके बाद से एक डेट आता है 26, ये डेट आप लोग याद करना, अक्टूबर 1946। आगे अब ये क्या करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होंगे। इस डेट को मुस्लिम लीग डिसाइड करेगी कि हम भी क्या करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट में, आंतरिक सरकार में शामिल होंगे। पूरा ठीक है तांडव मचा के अब ये डिसाइड करेंगे कि हम भी आंतरिक सरकार में शामिल होंगे। तो कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, 3 कांग्रेस के मेंबर्स को रिजाइन करवा दिया गया और इनके 5 मेंबर्स की एंट्री कराई गई, मतलब 2 और एक्स्ट्रा मेंबर्स आते। तो इनके द्वारा जो 5 मेंबर्स थे उसमें लियाकत अली खान थे जिनको वित्त विभाग दिया गया, लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया। ठीक है, इसके बाद से आई चुंदरीकर थे जिनको वाणिज्य विभाग दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल थे जिनको विधि विभाग दिया गया। ठीक है, गजनफर अली खान थे जिनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया, और अब्दुल रब नस्तर थे जिनको संचार विभाग दिया गया। तो ये 5 वो लोग थे, समझे ना, जिनके डिपार्टमेंट्स दिए गए। तो इसको अगर आप चाहो तो नोट कर लो, वो 5 मेंबर मुस्लिम लीग के कौन थे, मैं केवल उनका नाम लिख देता हूँ। तो मुस्लिम लीग के वो 5 महा कौन थे, वो एक थे आपके लियाकत अली खान, ठीक है, चुंदरीगर, ठीक है, आई चुंदरीगर। इसके बाद से आपके जोगेंद्रनाथ मंडल थे, जोगेंद्रनाथ मंडल थे, ये लीग के सदस्य थे। गजनफर अली खान थे, गजनफर अली थे। गजनफर अली के बाद से अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर, ये वो मुस्लिम लीग के 5 लोग थे। ठीक है, किनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला अभी जस्ट बताया भी हुआ, फिर से बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना, समय क्या लगा। तो लियाकत अली को जैसे वित्त विभाग दिया गया था, चुंदरीगर जी को वाणिज्य विभाग दिया गया, विधि विभाग दिया गया, आपकी जोगेंद्रनाथ मंडल को स्वास्थ्य विभाग दिया गया, गजनफर अली को संचार विभाग दिया गया, अब्दुल रब नस्तर को। तो हम लोग अगर एक वर्ड लिखे तो इनको वित्त दिया गया, ठीक है, चुंदरीगर को वाणिज्य दिया गया, ठीक है, जोगेंद्रनाथ को विधि दिया गया, ठीक है, गजनफर को स्वास्थ्य दिया गया, और अब्दुल रब नस्तर को संचार दिया। अब देखो ये क्या करेंगे, कितने महत्वपूर्ण विभाग बाद में किसको मिल जाता है, वो मुस्लिम को, वित्त फाइनेंस इनके पास चला गया। ये फंडिंग ही नहीं करेंगे, कहीं देंगे ही नहीं, वित्त विभाग सहयोग ही नहीं करेगा। आप सोचो गवर्नमेंट किसी दिक्कत में पड़ जाए और वित्त मंत्रालय कहे हम तो सरेंडर, हम तो मतलब ही नहीं हमको। ठीक है, विधि विभाग क्या है, कानून इंपॉर्टेंट बनाने की बारी आ जाए, विधि विभाग कहेगी हम तो सरेंडर है भाई, अभी हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, हम बहुत डिस्प्रेशन में है, दिक्कत आ गई। स्वास्थ्य विभाग कुछ बोले ही ना, संचार विभाग अपने मन की करे, और स्थिरता का दौर आ गया, जन कल्याण खत्म हो गया। ठीक है, तो मुस्लिम लीग यही करेगी, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स दिया जाता है। क्यों कि मुस्लिम लीग मानेगी कि ठीक है भाई, हमको अब इंटरिम गवर्नमेंट मिलजुल के बढ़िया से चलाना होगा, पहले अंग्रेज को भगा के फिर हम सोचेंगे। लेकिन इनके द्वारा इतना सहयोग किया गया कि अंत में जो चाहते भी थे कि ठीक है एक रहे, वो भी कहेंगे भाई तुम एक मत रहो, भाग जाओ। ठीक, तो ये हाल रहता है। अब हम देखेंगे क्लीमेंट एटली का डिक्लेरेशन क्या आता है। तो क्लीमेंट एटली का जो डिक्लेरेशन है, एग्जैक्ट डेट इसका जो है वो है 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली का डिक्लेरेशन आता है। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने एक घोषणा करते हुए कहा कि जून 1948 के पहले हम क्या करेंगे, भारतीयों को उनका उत्तरदायी शासन दे देंगे और वहां से
अपना वापस बोरिया बिस्तर बांध के चले आएंगे। यानी इनका था, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्टेटमेंट दिया, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स, इन्होंने कहा कि भाई हम एक डेट देते हैं, वो बाउंड्री लाइन होगा हमारा क्या, जून 1948 से पहले, 1948 से पहले हम क्या करेंगे, सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। ठीक है, यानी एज ए कॉलोनी जो हमारे पास सत्ता है, हम सत्ता हस्तांतरण कर देंगे किसको, भारतीयों। यही है इनकी घोषणा। और एक बात और भी कहते, देखो हमने पूरी कोशिश की कि जो है कि देश एक रहे, लेकिन ठीक है आप एक नहीं रहते तो अलग की बात है। इनके द्वारा एक और भी काम किया गया, माउंट बेटन को, ध्यान देना, जो ये माउंट बेटन प्लान आगे देख रहे हो ना, तो माउंट बेटन भारत का वायसराय 34वां और अंतिम वायसराय बन के भारत आता है। माउंट बेटन कौन है, तो ये भारत का अंतिम वायसराय है। अंतिम नंबर में आपसे पूछे तो 34th वायसराय है। ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त है। अच्छा ना, ये 22 मार्च, इसको कब बनाया गया, तो 22 मार्च, 22 मार्च 1947 को ये क्या हो गया है, वायसराय बन गया। कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू से इसका संबंध भी बहुत अच्छा था, जवाहरलाल नेहरू जी से इनका संबंध भी बहुत अच्छा था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में भाई ये सत्ता का हस्तांतरण वाली बात होगी, तो जवाहरलाल नेहरू जी बड़ा खुश होते हैं और इस निर्णय की तारीफ भी करते हैं, इस निर्णय की तारीफ भी कहेंगे। ठीक है, इटली कहता भी है कि हम संयुक्त भारत चाहते थे, हम अपने संपूर्ण प्रयत्नों के बाद भी ऐसा कर नहीं सके। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा किया गया, तो इटली के द्वारा किया गया, क्लाइमेट इटली के द्वारा किया गया कि हम संपूर्ण भारत चाहते थे, हम संपूर्ण भारत चाहते थे, लेकिन अपने विभिन्न प्रयत्नों के पश्चात भी हम असफल रहे, लेकिन हम असफल रहे, हम असफल रहे। ये स्टेटमेंट किसका था, तो इटली का था, असफल रहे। ये स्टेटमेंट किसका है, तो इटली का ये स्टेटमेंट। अब इटली की घोषणा क्या है कि भाई जून 1948 के पहले हम बोरिया बिस्तर बात के यहां से निकल लेंगे। माउंटबेटन प्लान आएगा 3 जून 1947 को। ठीक है, अब देखो इसी के लिए इसको हम लोग 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। इस 3 जून प्लान में आज की जो स्थिति है आपकी ना, वो दिखाई देती है। इसमें पहली बात तो ये हो जाएगा कि भाई जो बातें थी, जो बात नंबर 1 इसमें क्या निकल के आती है कि भाई 15 अगस्त 1947 से पहले देसी रियासतें स्वतंत्र होंगी, वो चाहेंगी तो भारत में मिल सकती हैं, वो चाहेंगी तो पाकिस्तान में मिल सकती है। बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान मतलब भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था, माउंटबेटन प्लान से भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया। पहली बात, भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया, को स्वीकार किया गया और बोला गया ठीक है, जो मुस्लिम बाहुल स्टेट्स हैं, प्रांत हैं, वो पाकिस्तान बनेंगे, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक, दूसरा बात है देसी रियासतें क्या करेंगी, और देसी रियासतों के मामले के हेड कौन है, तो वो वल्लभ भाई पटेल जी हैं। तो यहां पे बोला जाएगा कि भाई जो देसी रियासतें हैं, उनको क्या करना है, तो या तो 15 अगस्त 1947 उनको दिया गया से देसी रियासतें भी स्वतंत्र होंगी। ऐसा नहीं कि मतलब इन पे हमारा कोई नियम चलेगा। 15 अगस्त 1947 से पहले से मतलब इस डेट से देसी रियासतें भी स्वतंत्र होंगी। वो चाहेंगे तो भारत की तरफ आ सकती हैं और वो चाहेंगे तो पाकिस्तान की तरफ आ सकती है, पाक की तरफ। और ये अपने आप में इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मेंस में इसके लिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने 2 बार दिया है कि देसी रियासतों के या भारत के एकीकरण के में सरदार पटेल की भूमिका या मेनन की भी भूमिका पूछे तो पटेल जी का नाम हटा के मेनन जी को नाम लिख दो। तो देसी रियासतों की संख्या बहुत थी, 500 समथिंग 600 के अराउंड देसी रियासतें थी। छोटी छोटी देसी, कुछ बड़ी थी जैसे आपको हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये बड़ी रियासतें थी। लेकिन इसके बाद छोटी छोटी बहुत ज्यादा रियासतें थी। कुछ पाकिस्तान के पास आएंगे, हालांकि मैक्सिमम हमारे पास आती है। मैक्सिमम भारत में देसी रियासतों को शामिल कर लिया जाता है। तो भारत का विभाजन होगा, देसी रियासतों के बारे में क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, जहां जहां पे डाउटफुल है कि कौन सी स्टेट कहां जाएंगे, वहां पे जनमत संग्रह करा जाएगा। जैसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो प्रांत था, प्रोविंशियल था, वहां पे भी जनमत संग्रह करा गया। 50% लोग मतलब, और वहां पे मेन लीडर कौन थे, तो सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जानना
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखना कि जनमत संग्रह की बात की जाएगी। जो कौन से स्टेट कहाँ पे जाएंगे वहां पे जनमत संग्रह होगा। तो हमको मैंने पहले बताया था कि जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है वो बस भले ही मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन मुस्लिम लीग वहां पे 0 सीटें पाती थी। ठीक, तो और वहां पे मेन लीडर कौन थे? तो मेन लीडर वहां पे खान अब्दुल गफ्फार खां जी थे। कभी भी वो पृथक विभाजन के पक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां कभी नहीं रहे। इसी के लिए आजादी के बाद उन्हें बहुत यातनाएं पाकिस्तान में दी जाती हैं, वो जेल में भी रहते हैं। ठीक, हालांकि वो भारत भी आते हैं, भारत मतलब वो भारत रत्न भी पाते हैं, लेकिन बहुत यातनाएं सहते हैं। जनमत संग्रह में इन्होंने बोला कि हमारे लोग कोई भी जाके जनमत संग्रह में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ये अपने आप में एक दुर्भाग्य की स्थिति थी। शायद अगर जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां जी प्रैक्टिस करते थे तो शायद नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंशियल था, जो उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है, वो पूरा का पूरा भारत में आ जाता। ठीक है, लेकिन ये कहेंगे अपने लोगों से जाके कि भाई आप लोग जनमत संग्रह में पार्टिसिपेट ही मत करो, हमको विभाजन चाहिए ही नहीं। परिणाम ये रहेगा कि केवल 50% जनमत संग्रह में पार्टिसिपेशन होता है और मुस्लिम लीग वाले ही जाके वोट कर देते हैं और वो पूरी पूरी उधर निकल जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से। और डिवीजन के मुद्दे पे खान अब्दुल गफ्फार का, जिनको हम लोग सीमांत गांधी कहते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी किया कि आप भूखे कुत्तों के सामने हमें फेंक दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के सामने फेंका जा रहा है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट था आपके सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खां जी का, कि हमको भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया जा रहा है। ठीक है, भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया जा रहा है। ये स्टेटमेंट लिख नहीं रहे, आप लोग समझ जाओगे भाई हमको भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया जा रहा है। ये पूरा आप देखो कि माउंटबेटन योजना का कैसे कैसे क्रियान्वयन हो रहा है और कैसा उसका विरोध हो रहा है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां जी ने क्या किया? भारत के विभाजन का विरोध किया गया था। ठीक है, और इसी में एक चीज डिसाइड किया गया कि भाई जहां जहां पे भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लग रही है, जैसे पंजाब का विभाजन कैसे होगा, बंगाल का विभाजन कैसे होगा, ठीक है, कुछ कुछ एरिया असम में होना था, तो इनके विभाजन के लिए क्या होगा? एक कमीशन का गठन किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा, और ये आयोग बताएगा कि कौन सा बाउंड्री होगा। ठीक है, तो यानी भारत की सीमा, भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण के लिए एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो चौथी बात इसमें थी कि सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। आगे बात समझ में। और फाइनली इस तरीके से माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम लोग 3 जून के प्लान को स्वीकार नहीं करते तो, या कांग्रेस इस विभाजन को स्वीकार नहीं करती, तो एक पाकिस्तान की जगह भारत में कई पाकिस्तान बन जाते। मतलब इतनी मांगे उठ रही थी विभाजन की। पटेल जी सोचो एकीकरण किए कैसे होंगे, जो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का विभाजन नहीं किया गया होता तो एक पाकिस्तान की जगह कई पाकिस्तान बने होते। इस स्टेटमेंट को खुद कौन दे रहा है? पटेल जी दे रहे हैं। तो अब समझ जाना कि कितनी गंदी स्थिति रही हो गई होगी। और फाइनली इस तरीके से देश का विभाजन हो जाता है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में पेश कर दिया जाएगा। और इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 नए देश स्थापित हो जाएंगे। पाकिस्तान नया देश है, भारत नया देश थोड़ी था। ठीक है, यानी पाकिस्तान का भी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिल जाती है। वो 14 अगस्त को मनाते हैं, इसी बहाने हमसे एक कदम आगे रहेंगे। ठीक है, सोचो, सोच की बात है। अब कहोगे सर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आप काहे नहीं पढ़ा रहे हो? तो याद करो सारे एक्ट्स मैंने एक साथ पढ़ाया था, उसी में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी पढ़ाया है। ठीक, तो यानी हमारा आज मॉडर्न इंडिया समाप्त हो गया। कल से हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। जय हिंद, जय भारत।